हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत सिंह। और आज का जो टॉपिक है वो आपका गतिक कौशलों का विकास एवं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है वैसे वैसे वे अपनी बॉडी पे कंट्रोल करना ज़्यादा सीख जाता है। पहले बच्चा देखिएगा खिसकना सीखता है, फिर घुटने को चलना सीखता है, फिर बैठना, फिर किसी के सहारे चलना सीखता है। उसके बाद वो एक दिन चलने लगता है। तो इस तरीके से वो अपनी क्या कर रहा है, बॉडी पर नियंत्रण कर रहा है कि पहले वो जनरल चीज़ करता है, फिर वो स्पेसिफिक जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बच्चा है जो कि पहले किसी वस्तु को पकड़ता है तो पहले पूरे अपने बॉडी से पकड़ता है। कभी मुंह से पकड़ेगा, कभी दोनों हाथों से पकड़ेगा, कभी पैरों से पकड़ेगा, इस तरीके से पकड़ता है। लेकिन एक दिन वह स्पेसिफिक आ जाता है, वो एक हाथ से भी उस किसी चीज़ को होल्ड कर सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, गतिक कौशल कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे अपनी बॉडी पर, शरीर पर नियंत्रण करना सीख जाता है। एज द चाइल्ड ग्रो इन एज द चाइल्ड लर्न्स टू कंट्रोल हिज बॉडी। कि जैसे जैसे वो बढ़ रहा है वैसे वैसे वह अपनी बॉडी पे कंट्रोल कर रहा है। ठीक। गतिक कौशल दो प्रकार के होते हैं। मोटर स्किल डेवलपमेंट आर ऑफ टू टाइप। ये पहला होता है स्थूल गतिक कौशल और दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल। अब है आपका स्थूल गतिक कौशल। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें यह करता है कि पहले वो घुटनों केवल चलता है, ये देखिएगा। फिर वो खड़ा होना सीखता है। अब घुटने केवल में वो क्या कर रहा है, हाथों का भी प्रयोग कर रहा है, पैरों का भी कर रहा है, हाथों का भी कर रहा है, पैरों का भी कर रहा है। ये देखिएगा, हाथ पैर दोनों को हो रहा है। अब ये खड़े होने में क्या करता है, खड़ा होता है। अब ये किसी चीज़ के सहारे खड़ा हो रहा है तो अपने हाथ और पैर दोनों का यूज़ करेगा ये भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो स्थूल गतिक कौशल क्या है कि बड़ी मांसपेशियों पे कंट्रोल है एक तरीके से। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो कि भाग रहा है। भागते टाइम में क्या कर रहा है, हाथों का भी यूज़ हो रहा है और हाथों को आगे पीछे कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों की चीज़ों के, ऐसे ही ये बच्चा एक जंप कर रहा है तो ये पैर का यूज़ कर रहा है, ये हाथ का यूज़ कर रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो ये स्थूल गतिक कौशल क्या है, स्थूल गतिक कौशल में बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हाथ और पैरों का उपयोग घुटने के बल चलने में, खड़े होने में, चलने में, कूदने में, संतुलन बनाने में। इसी को क्या कहते हैं, ग्रॉस डेवलपमेंट। इन ग्रॉस डेवलपमेंट लार्ज मसल्स आर यूज सच एज हैंड, फीट्स यूज टू क्रॉलिंग, जंप, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग एंड बैलेंसिंग। ये क्या करता है, अपने हाथ और पैरों का यूज़ किस किस में करता है, खड़े होने में, घुटने के बल चलने में, भागने में और कूदने में। इस तरीके से अपनी बड़ी मसलों का प्रयोग करता है, जैसे कि हाथ और पैर की मसल का। इसी को क्या कहते हैं, स्थूल गतिक कौशल। अब सूक्ष्म गतिक कौशल क्या है वो देखिएगा। इसमें क्या कर रहा है, ये अपने हाथों का यूज़ कर रहा है सिर्फ। ये मैडम लिखते टाइम सिर्फ अपने हाथों का यूज़ कर रही हैं। एक लड़का है जो अपनी पहले हाथों का यूज़ करता है बॉलिंग फेंकते टाइम। अगर वो पूरे हाथ का यूज़ करेगा तो वह दोनों का यूज़ करेगा, स्थूल का भी और गतिक का भी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर वो लिख रहा है तो सिर्फ किसका यूज़ करेगा, सिर्फ हाथों का। तो ये क्या है, सूक्ष्म गतिक कौशल है आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बच्चा बॉल फेंक रहा है और एक कैच कर रहा है। तो ये यहाँ पे किसका यूज़ कर रहा है, अपने दोनों हाथों का, और ये भी हाथों का। जहाँ पर छोटी मसलों का प्रयोग होता है वहाँ आपका क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बच्चा है, ये बॉल फेंक रहा है, ये कैच कर रहा है, ये भी दोनों हाथों का यूज़ कर रही है। तो इस तरीके से सूक्ष्म गतिक कौशल में क्या होता है, सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी मांसपेशियों का उपयोग होता है। जैसे हाथ की उंगलियों का उपयोग चित्र बनाने में, लिखने में, वस्तु को फेंकने में और पकड़ने में किया जाता है। आप कुछ मत याद रखिए, आप सिर्फ सिंपल याद रखिए कि स्थूल गतिक कौशल जो होता है वो ग्रॉस डेवलपमेंट, उसमें हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं। जैसे कि चलते टाइम हम हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, और आपका जो दौड़ते टाइम में है वो भी करते हैं। और सूक्ष्म गतिक कौशल में सिर्फ हाथों का यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, बस कुछ मत याद रखिए। हाथ, एक में हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, एक में सिर्फ हाथ का करते हैं। अगर आप भूल जाएं तो इस तरीके से याद रखिएगा कि इसमें स्मॉलर मसल्स आर यूज्ड इन फाइन मोटर स्किल्स सच एज फिंगर्स ऑफ द हैंड एंड आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, राइटिंग,
थ्रोइंग एंड होल्डिंग द ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ये आपके दोनों स्थूलगति कौशल में आप हाथ और पैर दोनों का यूज होगा, ये देख लीजिए। और सूक्ष्म गति कौशल में सिर्फ हाथों का, ये आप ड्राइंग में देख सकते हैं। अब चलते हम लोग इनके क्वेश्चंस की तरफ। पहला देखिएगा कि डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल एंड वाइल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ मोटर स्किल्स। अब देखिएगा ग्रॉस में मैंने आपको क्या बताया, हाथ और पैर दोनों का यूज होगा। इस तरीके से आप समझ लीजिए, ग्रॉस में क्या है, हाथ और पैर दोनों का होगा, और फाइन में सिर्फ हाथों का यूज होगा। तो ग्रॉस का मतलब देखिएगा, रनिंग में क्या होता है, हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं, तो ये ग्रॉस में आ गया। ड्राइंग में क्या करते हैं, सिर्फ हाथों का यूज़ करते हैं, तो ये फाइन में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक है। आगे भी हम ऑप्शन देख लें। सीजिंग एंड वॉकिंग, एक कपड़े जो निचोड़ते हैं ना, उसमें किसका यूज हो रहा है, हाथों का। तो इसका मतलब फर्स्ट वन किस में गया, फाइन मोटर डेवलपमेंट में। वॉकिंग किस में गया, ग्रॉस डेवलपमेंट में। लेकिन ये लिखा हुआ उल्टा है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो। ग्रैपिंग, किसी वस्तु को हम पकड़ते हैं तो दोनों हाथों का यूज़ करते हैं। क्लम्पिंग में भी दोनों हाथों का यूज़ करते हैं। तो ये किस में चला गया आपका, ये आपका पकड़ने वाला किस में गया, फाइन मोटर में। और चढ़ने वाला किस में गया, जब हम किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो हाथ और पैर दोनों का यूज़ करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। स्क्रबलिंग होता है कि इस तरीके से बच्चे करते हैं ना, इस तरीके से कॉपी पे, इस तरीके से। और क्लैपिंग दोनों हाथों से की जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपको फाइन मोटर स्किल हो गया। क्लैपिंग दोनों हाथों से की जाती है, तो ये आपका क्या हो गया, फाइन मोटर स्किल। तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर आपका 1 इसमें सही है। हिंदी में भी देख सकते हैं, स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, जबकि सूक्ष्म गति कौशल का आवश्यकता है। अब देखिए, भागना स्थूल गति कौशल में, जिसमें हाथ और पैर दोनों का यूज होता है। और चित्र बनाना आपका सूक्ष्म गति कौशल है। तो इसका मतलब फर्स्ट वन आपका राइट आंसर है। निचोड़ने में हम क्या करते हैं, दोनों हाथों का यूज करते हैं। और चलने में क्या करते हैं, हाथ और पैर दोनों का। तो ये तो स्थूल हो गया, ये सूक्ष्म हो गया। लेकिन ये लिखा उल्टा, अगर ये सीधा लिखा होता तो हम इस पर टिक कर देते। पकड़ना आप जानते ही हैं, हाथों से पकड़ते हैं, तो ये आपका क्या हो, सूक्ष्म गति कौशल। चढ़ना, अब किसी सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो हाथ और पैर दोनों का यूज होगा, तो स्थूल गति कौशल है। किसी पेड़ पे भी चढ़ोगे तब भी हाथ पैरों का यूज दोनों का करोगे। चढ़ना किस में भी जा गया आपका स्थूल गति कौशल में। आड़ी तिरछी रेखा खींचना, इस तरीके से कुछ भी बना देना। और ताली बजाने में हाथों का यूज किया जाता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल फॉर ग्रेड 3 स्टूडेंट। कक्षा 3 के बच्चे के लिए फाइन मोटर स्किल क्या है। अब फाइन मोटर स्किल में कुछ याद नहीं याद रखना, सिर्फ हाथों का यूज याद रखिएगा। रनिंग विद फ्रेंड, अपने फ्रेंड के संग भागना। अब ये क्या है, जब वो दौड़ेगा तो हाथ और पैर दोनों का यूज करेगा, तो ये आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में चला गया, तो ये तो नहीं हो सकता। पुटिंग बीड्स इन थ्रेड, अब एक थ्रेड है जिसके अंदर ये मोतियों की पूरा है, ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ किसका यूज करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का। तो ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक, आगे भी देखें। क्लम्पिंग स्टेप्स इन बिल्डिंग, अब किसी सीढ़ी पे चढ़ना, इस तरीके से कोई बच्चा सीढ़ी पे चढ़ेगा तो ये क्या करेगा, अपने हाथ और पैर दोनों का यूज करेगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। होपिंग लाइक रैबिट, अब कोई बच्चा खरगोश की तरह उछलेगा तो वो हाथ और पैर दोनों का यूज करेगा, तो इसका मतलब ये भी ग्रॉस डेवलपमेंट में चला गया। तो हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। 2 नंबर का ऑप्शन आपका ठीक है। यहाँ पे भी आपका 2 नंबर का, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं कि धागे में मोती पिरोना, ये आपका सही है। अच्छा, तीसरे का स्टूडेंट है इस तरीके से। विच ऑफ फॉलोइंग इज द यूज ऑफ फाइन वाटर स्किल। अब फाइन में मैंने आपको हमेशा बताया कि आप सिर्फ
हाथों की उंगलियों के बारे में ध्यान रखिए कि हाथों का यूज किस तरीके से हो रहा है। तो रनिंग रनिंग में क्या है, हाथ और पैर दोनों का यूज करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो ग्रॉस में चला गया, स्थूल गति कौशल में गया। वॉकिंग में भी क्या करते हैं, रनिंग और वॉकिंग में भी दोनों का यूज़ करते हैं, ये भी आपका किस में चला गया, ग्रॉस मोटर स्किल में। स्क्रबलिंग, अब देखिएगा यूँ कर रही है कि, तो इसमें पेंसिल से ना यूँ कर रही है, ड्राइंग कुछ भी बना रही है, तो ये हो सकता है आपका। जंपिंग, जंपिंग में भी हम दोनों का यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब थर्ड वन हमारा राइट आंसर होगा, स्क्रबलिंग। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का एक उदाहरण है, तो ये आपका देख लीजिए, थर्ड वन, घसीट कर लिखना। विच ऑफ द फिल्म इज द एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल्स। अब देखिएगा, स्नीजिंग मतलब एक हाथ से मटर दबाना, तो ये तो फाइन मोटर स्किल का हो गया। टर्निंग ए पेज, उंगलियों का यूज हो रहा है टर्निंग में, तो फिर ये किसका गया, फाइन में गया। होल्डिंग ए पेंसिल, ये किस में है, फाइन में। तो बैलेंसिंग ऑन ए वन फुट लाइक दिस, अब इसमें किसका यूज होगा, हाथ का भी होगा और पैर का भी होगा। हाथ का संभालने के लिए कहीं हम गिर ना जाए इस तरीके से, और पैर का यूज़ करेंगे, और एक पैर इस तरीके से यहाँ होगा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के विकास का उदाहरण है, तो एक पैर पर संतुलन बनाना, ये आपका किसका है, स्थूल गति कौशल का उदाहरण है। विच ऑफ फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ द फाइन मोटर स्किल। अब फाइन मोटर स्किल, अब देखिएगा मैंने फाइन में क्या बताया, उंगलियों का यूज होगा। राइटिंग, राइटिंग के टाइम पे हम किसका यूज करते हैं, सिर्फ उंगलियों का करते हैं, तो ये ऑप्शन हो सकता है। जंपिंग, जंपिंग में हम अपने हाथ और पैर दोनों का यूज करते हैं, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल में चला गया। रनिंग में भी क्या करते हैं, हम हाथ और पैर दोनों का यूज करते हैं, तो ये भी चला गया। स्विमिंग के टाइम पे भी करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, तो लिखना आपका जो है गत्यात्मक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। अब हम चलते हैं अपनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। हाउ इज योर चाइल्ड ग्रोइंग, 5 स्टेप में आपका चाइल्ड ग्रो होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट। ये आपके गर्भावस्था से लेके जो एडोलोसेंस या प्यूबर्टी तक का जो टाइम होता है, किशोरावस्था तक का, गर्भावस्था से किशोरावस्था का जो समय काल होता है वो चाइल्डहुड में काउंट होता है। तो इसकी 5 स्टेप होती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। पहली अवस्था है बाल विकास की अवस्थाएं, ये 5 अवस्थाएं होती हैं आपकी। पहली आपकी प्रसव पूर्ण अवस्था, प्री नेटल स्टेज, मतलब गर्भ धारण से लेके बर्थ तक, मतलब जब तक माँ बच्चे को जन्म नहीं देती तब तक ये का काल है। दूसरा शैशव अवस्था, ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष के लिए। प्रारंभिक, ये 2 से 6 भी होती है, किसी बुक में 7 भी लिख देते हैं, लेकिन 2 से 6 माना जाता है। मिडिल चाइल्डहुड, ये उत्तर की जगह मध्य कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में मध्य भी है। जब भी आपका क्वेश्चन आता है तो उसमें उत्तर बाल्यावस्था नहीं लिखा होता, उसमें मध्य बाल्यावस्था लिखा होता है। सीटेट के जितने भी PYQ हैं अभी तक हुए हैं, तो उनमें मध्य बाल्यावस्था है, तो इसे कहते हैं मिडिल चाइल्डहुड। और लास्ट आपका किशोरावस्था। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट वन, प्री नेटल पीरियड। इसमें 3 स्टेप होते हैं, एक होता है जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक, और एक होता है फिटल डेवलपमेंट। अब जर्मिनल में क्या होता है कि जितनी भी सेल है वो सारी एक जगह आ जाती हैं इस तरीके से, और अंडे के रूम में आ जाते हैं। आपने अंडा देखा होगा, उसमें एक पीले रंग का योल्क होता है, पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो वो बीज होता है, और इसको वो जो प्रोटेक्टिंग करता है एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है। अपने अंडे में देखो, इसी तरीके से हमारा भी होता है, हमारी भी अंडे की सेल होती है, और यहाँ से एक पदार्थ रिलीज होता है जिसे कहते हैं योल्क, जो इसको प्रोटेक्ट करता है हमारे बीज को।
इस तरीके से। तो ये जो अवस्था होती है वो गर्भधारण से 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन की होती है। अब 15 दिन के बाद फिर क्या होता है, फिर ये एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि नाखून वगैरह ये आपको दिखाई दे जाएंगे। और इसके बाद दिमाग है ना, हमारे जो ब्रेन है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। और ये होगा आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड में। और इसका जो टाइम होता है वो आपका 3 से 8 वीक तक का होता है आपका। 3 से कब तक का होता है, 8 वीक तक का टाइम होता है ये। और लास्ट है आपका फीटल डेवलपमेंट। ये आपका कब कितना होता है, ये होता है आपका 9 वीक तक का। ये आपका होता है 9 वीक तक का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 वीक ऑफ बर्थ। ये आपका फीटल होता है। और फीटल डेवलपमेंट किस तरीके से होता है वो भी आप लोग देख लीजिए। ये आपकी फर्टिलाइज एग होता है। उसके बाद ये 2 सेल में डिवाइड होता है, फिर 4 में होता है, फिर ये 8 में होता है, और फिर ये आपका 16 में होता है, और फिर ये ब्लास्टोरा स्टेज बनती है, फिर फीटस बनता है। इसके बाद फिर और आगे बढ़ते हैं, फिर 10 वीक हो जाते हैं, फिर 20, फिर 14, और उसके बाद फिर चाइल्ड डेवलप हो जाता है। तो पहले 2 स्टेज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, ब्लास्टोरा स्टेज, फीटस। इस तरीके से ये आपका होता है। अब कौन सा चीज़ कब जनरेट डेवलप होती है वो देख लीजिए। पहले आपका फीटल स्टेज बिगनिंग होगी 9 वीक बाद। उसके बाद 12th वीक में आपका क्या होगा, सेक्स ऑर्गन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। इसके बाद फिंगर और टो डेवलप होंगे। वो कब होंगे, आपके 16 वाले वीक में। इसके बाद 20 वीक में क्या होगा, हेयरिंग कैपेसिटी डेवलप होगी। इसके बाद 24वें वीक में क्या होगा, लंग्स बिगिनिंग टू डेवलप, लंग्स आपके बनना शुरू होंगे। 18 वीक में ब्रेन आपका ग्रो करेगा। 32 में बोन बनना शुरू हो जाएंगी। 36 में मसल्स डेवलप हो जाएंगे। और 40 वीक में आपका जो बेबी है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो प्रसव की अवस्था कब तक की अवस्था होती है, ये होती है आपकी जब से गर्भ धारण करते हैं और जन्म तक की अवस्था। ये क्या कहलाती है आपकी, प्रसव पूर्व अवस्था या प्रीनेटल स्टेज। क्या कहलाती है आपकी, प्रीनेटल स्टेज। क्या कहलाती है, प्रीनेटल स्टेज। और दिस इज द प्रीनेटल स्टेज, दैट मीन्स पीरियड फ्रॉम द कॉन्सेप्शन टू बर्थ, गर्भधारण से आपके बर्थ तक की अवस्था। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है। ये आप लोग देख सकते हैं कि शारीरिक विकास सबसे तेज इसी अवस्था में होता है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर इन्फेंसी में होता है। ये बात याद रखिएगा, अगर प्रीनेटल और इन्फेंसी दे रखा है तो सबसे पहले आप प्रीनेटल लगाएंगे ऑप्शन में, और सेकंड आप इन्फेंसी लगाएंगे अगर प्रीनेटल लेंगे तब। कि फास्टर फिजिकल ग्रोथ कब फाउंड होती है, तो वो आपकी प्रीनेटल स्टेज में। अगर प्रीनेटल स्टेज ऑप्शन में लेंगे तो आप इन्फेंसी पे जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने इन्फेंसी स्टेज पे। ये रही, ये आपकी 0 से बर्थ से लेके आपकी 2 साल तक की होती है। यहाँ पे क्या है देखिएगा, यहाँ पे एक बेबी है जो पहले स्माइल करता है, फिर होल्डिंग हैंड अप करता है, मतलब लेट के अपने हाथों को उठा रहा है, देखिएगा। इसके बाद रोल ओवर बोथ साइड, इसलिए मैं इसे कभी कभी रोलिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग और टॉकिंग की अवस्था भी कहता हूँ। अभी मैं आपको आगे बताऊँगा कि रोलिंग, क्योंकि ये दोनों साइड रोल कर सकता है, इधर भी और उधर भी। क्रोलिंग का मतलब अपने घुटने के बल चलना। तो जैसे कि आप देखिएगा, राइजिंग अप ऑन हैंड्स, अपने हाथों को उठाएगा। अब ये सिटिंग विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के बैठ जाएगा, ये क्रोलिंग करेगा, देखिएगा घुटने के बल चलेगा। ट्राइंग टू गेट अप, अब क्या करेगा, उठने की कोशिश करेगा। फिर सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट फर्स्ट स्टेप, किसी चीज़ के सहारे वो पकड़ के खड़ा होगा जैसे दीवार के अक्सर, और उसके बाद फिर वॉक करेगा। तो ये जो आपकी होती है
वो आपकी होती है इन्फेंसी स्टेज में। क्या होता है इन्फेंसी स्टेज में? ये आपकी होती है बर्थ से लेकर 2 वर्ष तक की। और इसी को मैं कहता हूँ रोलिंग, क्रोलिंग, वॉकिंग और टॉकिंग की अवस्था। क्यों कहता हूँ? क्योंकि बच्चा रोल करता है दोनों तरफ, घुटने के बल चलता है, वॉक करता है और टॉक भी करता है, लाइक आ ऊ इस टाइप के। इस अवस्था में बालक सबसे पहले खिसकना सीखता है, फिर घुटने के बल चलना सीखता है, उसके बाद फिर वो चलना सीख जाता है, जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं। ये देखिएगा, पहले घुटने के बल चल रहा है और फिर एक दिन वो चलना भी सीख जाता है। ये देखिए क्रोलिंग कर रहा है, फिर ये वॉकिंग कर रहा है, इस तरीके से ये खिसकना सीख रहा है। अब इस अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास है वो आरंभ हो जाता है। कभी कभी आपने देखा बच्चा मोबाइल फ़ोन पकड़ लेता है, किसी का फ़ोन आ जाता है और वो बात करने हूँ हाँ हेलो बोलने की कोशिश करता है। तो इसी अवस्था में भाषा का विकास आपका बच्चे का प्रारंभ हो जाता है। ये देखिएगा, इसी अवस्था में बच्चे का सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है, मतलब कि वो पहचानने लगता है ये मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बुआ है, ये पहचानने लगता है, हल्का हल्का पहचानने लगता है, सामाजिक विकास होने लगता है। इसी अवस्था में बच्चे का संवेगात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। वो क्या होता है कि प्यार मिलेगा तो वो खुश हो जाएगा, डांट मिलेगी तो वो रो जाएगा, जैसे कि आप इन दोनों पिकों में देख सकते हैं कि एक माँ बच्चे को प्यार कर रही है तो बच्चा बड़ा खुश है, एक माँ ने डांट दिया तो बच्चा बड़ा रो रहा है। तो इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगनिंग एट दिस स्टेज। पहला ये हो गया आपका, ये देख लीजिए। दूसरा, इसी अवस्था में सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है, जैसे कि आपका इसमें देख लीजिए, ये बच्चा अपनी माँ के पास है और बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहा है क्योंकि माँ को पहचानता है, पैसे पिताजी को पहचानता है, जिसको वो जानता है मिलता है पहचानता जाता है, इसलिए इसका सामाजिक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बिगिनिंग एट दिस स्टेज, इसी और इसके बाद इसी अवस्था के बाद बालक का संवेगात्मक विकास भी प्रारंभ हो जाता है। अब वो संवेग को अपने शो करने लगता है। सबसे पहला जो संवेग होता है बच्चे का जन्म के बाद वो क्राइंग होता है, याद रखिएगा, रोना होता है सबसे पहला। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे पहला संवेग क्या होता है, वो रोना होता है। कि सबसे पहला जो संवेग होता है वो कभी भी आपने देखा हो, बच्चा सबसे पहले जब दुनिया में जन्म लेता है तो वो रोता है, तो इसलिए सबसे पहला जो संवेग है वो रोना है। इसके बाद वाला फिर बाद के संवेग होते हैं। तो इस अवस्था में संवेगात्मक विकास प्रारंभ हो जाता है। ये देखिएगा, एक बच्चे की माँ ने उसे प्यार किया तो वो खुश हो गया, एक बच्चे की माँ ने उसे डांट दिया तो वो रो गया। तो इस तरीके से वो अपने संवेगों को व्यक्त करता है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है कि प्राइमरी सोशलाइजेशन बिगिनिंग फ्रॉम, अब प्राइमरी किस में हो जाएगा आपका, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस या फिर एडल्टहुड। तो ये आपका शुरू हो जाता है, प्रारंभ किस में हो जाता है, चाइल्डहुड में। नहीं सॉरी, ये आपका शुरू होता है इन्फेंसी स्टेज में। प्राइमरी जो स्टेज शुरू होता है वो आपका इन्फेंसी स्टेज में शुरू होता है। इसी में आपके बच्चा माँ को, बाप को, मतलब कि इस तरीके से मामा को देखकर खुश होता है और रोता भी है। संवेगात्मक भी शुरू होता है, भाषा का विकास भी, और आपका सोशलाइजेशन भी इन्फेंसी स्टेज में शुरू हो जाता है। इसका मतलब सबसे पहला जो ऑप्शन हो इन्फेंसी स्टेज है कि प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया कब शुरू, शेषावस्था में शुरू हो जाती है। ये आपका फर्स्ट वन है इसका ऑप्शन। अब आपके दूसरी स्टेज शुरू होगी अर्ली चाइल्डहुड। अब इस अवस्था में क्या होता है कि भाषा का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये भाषा के लिए बहुत सेंसिटिव पीरियड है, संवेदनशील अवस्था है। ये वाला जो काल है वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था है बच्चों के लिए। देखिएगा, एक बच्चा यहाँ से आवाज़ दे रहा वो सुन रहा है,
तो यहाँ बच्चे का भाषा विकास मतलब कि उसकी जो वोकैब है उसमें इंक्रीजमेंट होता रहता है, बढ़ती रहती है वो। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि आपकी 2 से 7 है, और यहाँ उसमें जो आपकी सीटेट में आती है वो 6 वर्ष तक आती है, कि 2 से 6 को उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड माना है। यह अवस्था भाषा विकास के लिए संवेदनशील है, क्योंकि भाषा का विकास बहुत तीव्र गति से होता है इस अवस्था में। तो दिस स्टेज द सेंसिटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वेरी फास्ट एट दिस स्टेज। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा वोकैब बच्चे की इंक्रीज होती है, इसलिए इसे सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। दूसरा है यहाँ पे आपका बच्चा अब सबसे पहली बार आपका स्कूल में जाएगा। यहाँ पे बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में प्ले स्कूल में जाता है, आपने देखा होगा प्ले में, और तो फिर वहाँ पर अदर बच्चों से मिलता है। तो इसका जो सामाजिक विकास है ना, वो भी बहुत हद तक है ना। पहले प्रारंभिक तो कहाँ होता है आपका, इस घर पे होता है, और जब वो स्कूल में जाता है तो और बच्चों से मिलता है, टीचर से भी मिलता है, तो इसका फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन भी वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक दूसरे से बतिया रहे हैं बच्चे, और यहाँ जब बतियाएंगे तो वो कुछ ना कुछ बच्चों से अच्छाइयाँ भी सीखेंगे और बुराइयाँ भी सीखेंगे। यहाँ पे ये इसी स्टेज को आपकी अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल एज कहा जाता है, क्योंकि बच्चा कहाँ जाता है, प्ले स्कूल में जाता है। वहाँ पे आपका खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे ए फॉर एप्पल होता है तो उसे एप्पल दिखाया जाता है बाकायदा। एप्पल क्या किया जाता है कि दिखा के बताया जाता है कि ये एप्पल है, और इसका मतलब होता है ए फॉर एप्पल, एप्पल माने सेब। इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हैं एक टीचर है जो बहुत कुछ बच्चों को बनवा रही है, सिखा रही है। ये देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, इनके साथ बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो करा रही है जिससे बच्चे सीखें। तो ये आपका प्ले स्कूल है। तो अर्ली चाइल्डहुड में क्या हुआ कि यह अवस्था समाजीकरण के लिए अति महत्वपूर्ण, क्योंकि सबसे पहले बच्चा कहाँ जाता है, घर से निकल के बाहर जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन उसके घर में होता है, उसके बाद दूसरा जो होता है वो स्कूल में होता है। तो इसलिए बच्चा स्कूल में जाता है, तो आप ये जो होता है पीरियड वो सोशलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था को खेलों की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें ज़्यादातर टाइम है ना अपना खेलों में देता है, क्योंकि बच्चा अपना ज़्यादातर समय खेलों को देता है। ये देखिएगा, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्ले एज बिकॉज द चिल्ड्रन एक्सपेंड लॉट ऑफ टाइम विथ प्लेइंग। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, ज़्यादातर टाइम अपना किस में देता है, खेलों में देता है। जैसे कि आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पर भी है, ये देखिएगा बच्चे खेल, ये देखिएगा यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस अवस्था में ही बच्चे क्या करते हैं, नैतिक विकास भी शुरू हो जाता है। वो कैसे होता है, अब वो स्कूल गए, अब स्कूल में क्या हुआ, मैडम को वो क्या कहेंगे, गुड मॉर्निंग टीचर। तो इस तरीके से वो बड़ों का आदर भी सीख जाते हैं, रेस्पेक्ट भी सीख जाते हैं। इस तरीके से उनमें है ना मोरल डेवलपमेंट भी है ना शुरू हो जाता है। अब वो अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हाय हेलो इस तरीके की वर्ड वो बोलना सीख जाती हैं। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हो कि ये दो फ्रेंड मिले, इसने हाय बोला, ये हेलो बोल रहा है, तो ये भी चीज़ सीख जाते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर बोलते हैं, बड़ों के पैर छूना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से इनमें है ना नैतिक विकास आ जाता है कि हमें बड़ों का सम्मान भी करना चाहिए। इस अवस्था में बालक में नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। ये देखिएगा, अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है कि पीरियड फ्रॉम द 2 ईयर टू 6 ईयर रेफर टू। अब ये इन्फेंसी स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और एडोलेसेंस। देखिएगा सीटेट के पेपर में मिडिल चाइल्डहुड दिया, लेटर चाइल्डहुड नहीं देता वो कभी। मैंने अभी तक के पेपर में कभी लेटर चाइल्डहुड नहीं देखा है। ये उत्तर बाल्यावस्था को है ना मध्य बाल्यावस्था कहता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा ऑप्शन आप हिंदी इंग्लिश में देख सकते हो दोनों में।
तो 2 से 6 वाले को हम क्या कहते हैं, इन्फेंसी कितना होता है 0 से 2, अर्ली 2 से 6, फिर 6 से 12 आपका मिडिल चाइल्डहुड, और एडोलेसेंस 2 से लेके 19 तक मान लो या 18 तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कौन सा है, अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि सेकंड ऑप्शन। देखिएगा हिंदी में देख लीजिएगा कि 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहते हैं, शिशावस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन या किशोरावस्था। देखिएगा मध्य बचपन दे रखा है, ये बातें आप लोग नोट कर लीजिए, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका शिशावस्था है। मेक्स बिलीव प्ले क्लोशम एंड सपोर्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। ये यहाँ पर अलग दे रखा है हिंदी में, और वहाँ पर अलग दे रखा है, करेक्शन है। तो इन्फेंसी स्टेट, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो बच्चा ज़्यादातर समय किस में देता है, खेलों में कब देता है, अर्ली चाइल्डहुड में। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अर्ली चाइल्डहुड। इस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है और संज्ञानात्मक विकास को समर्थन करता है। तो ये आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था है, ऑप्शन नंबर 2। डैश इज द सेंसिटिव पीरियड फॉर लंग डेवलपमेंट। तो ये प्रीनेटल पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। तो इसका जो राइट आंसर है, सेंसिटिव पीरियड कौन सा माना गया है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, आपका ये माना गया है अर्ली चाइल्डहुड। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। प्रीनेटल तो मैंने आपको बता दिया, कॉन्सेप्शन गर्भधारण से लेकर जन्म तक का, और अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव पीरियड माना गया। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड यही होता है, क्योंकि यहाँ विकास सबसे ज़्यादा बच्चे की इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। मिडिल चाइल्डहुड हो नहीं सकता। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो सही है कि भाषा विकास के संदर्भ में संवेदनशील अवस्था कौन सी है, जन्म से पूर्व, प्रारंभिक अवस्था, मध्य बचपन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सेकंड वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज ऑफ 2 to 6। अब देखिएगा आगे आपका, तो ये भी आपकी कौन सी अर्ली चाइल्डहुड, ये मैं आपको बता चुका। ये आपके सीटेट के सारे क्वेश्चन हैं, आप देख कर जाइएगा, आपको सारे क्वेश्चन ये साइड पे मिल जाएंगे, उसके पेपर है। विकास के किस चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये आपका कहा जाता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज राइट आंसर। सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड टेस्ट व्हेन चाइल्ड बिगिनिंग टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन सच एज स्कूल। तो ये कह रहा है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन, द्वितीय सोशलाइजेशन। अब देखिएगा मैंने तो आपको बताया था कि बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलेगा, प्ले स्कूल वगैरह या इनमें जाएगा, तो बच्चा है ना इंटरेक्ट करेगा, किस किस से करेगा, अपने दोस्तों से करेगा, टीचर से करेगा, जो बच्चों के पेरेंट्स आएगा उनसे भी करेगा। तो इस तरीके से इन्फेंसी तो हो नहीं सकता, ये आपका होगा अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड ऑप्शन। मिडिल चाइल्डहुड वो एक एलिमेंट्री स्कूल में जाता है, उसमें और ज़्यादा होता है। और एडोलेसेंस ये तो आपका किशोरावस्था हो गई। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इसका नहीं है, ये आपका मिडिल चाइल्डहुड का। इनकी इम्प्रूव द एथलेटिक एबिलिटी, पार्टिसिपेशन इन गेम विद द रूल, लॉजिकल थॉट। लॉजिकल थॉट जो होता है वो आपका मिडिल चाइल्डहुड में होता है। इसको क्वेश्चन को मैं भी कराऊंगा आपको। अब हम चलते हैं अपने मिडिल चाइल्डहुड की तरफ। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये रोटी है और ये मोबाइल है। ये क्या है आपका मिडिल चाइल्डहुड। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया तार्किक हो जाती, क्योंकि वह मूड चिंतन करने, मूड चिंतन का मतलब है मैं किसी चीज़ को देखकर उस पर चिंतन करने लगता। जैसे कि ये आपकी रोटी है, अब वो रोटी को देख के कहता है ये रोटी जो है ये गोली क्यों है, तिकोनी नहीं हो सकती, चौकोनी नहीं हो सकती। तो इस तरीके से अब ये मोबाइल है, अब ये देख कर ही वो सोचता है कि ये चौकोर है, ये चौकोरी क्यों है, ये कालाई क्यों है, ये पीलाई क्यों है। इस तरीके से वो
तार्किक चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन मतलब कि देखकर वो चीज़ों को ये देखता है ये क्या है, और वो देख कर करता है, तो इसीलिए से मूर्त चिंतन। मूर्त का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को देख कर देता है। अब तो ये जो अवस्था होती है वो आपकी मिडिल चाइल्डहुड होती है, वो आपकी होती है आपकी 6 से लेकर 12 वर्ष तक, ये याद रखिएगा। और वो जो होती है 6 से 12 अकॉर्डिंग टू सीटेट, ये आपसे पूछा जाता है कि वो होती है 6 से 12 आपकी अर्ली चाइल्डहुड, और मिडिल 6 से 12। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया तार्किक हो जाती है, क्योंकि वह मूर्त चिंतन करने लगता है। इन दिस स्टेज थिंकिंग प्रोसेस बिकम लॉजिकल एंड बिकॉज दे स्टार्ट थिंकिंग कॉन्क्रीटली। याद रखिएगा, किसी चीज़ को देखकर जो चिंतन किया जाता है वो आपका मूर्त चिंतन या कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाती है। अब यहाँ एक बच्चा ये खेल रहा बच्चों के साथ, ये देखिएगा यहाँ पे भी खेल रहा है। इस अवस्था में बालक अपना ज़्यादातर समय साथियों के साथ गुजरना पसंद करते हैं। एट दिस स्टेज चिल्ड्रन लाइक टू एक्सपेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स विद पीयर्स। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बच्चा क्या है, क्रिकेट में चला गया। अब क्रिकेट में चला गया तो वो क्या सारी चीज़ भूल जाएगा, खाना पीना सब भूल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच में बिजी हो जाएगा। अब उसे टाइम की कोई फिक्र नहीं होती, तो वो क्या करता है, ज़्यादातर टाइम वो अपने साथियों के साथ इस अवस्था में व्यतीत करने की कोशिश करता है। कोशिश क्या, वो करता ही है। और इसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ चले गए जनाब फुटबॉल वगैरह खेलने, तो यहाँ अपने दोस्तों के संग मस्त मौला हो गए। तो इस तरीके से वो क्या करता है कि मिडिल चाइल्डहुड में ज़्यादातर वो टाइम अपना दोस्तों के साथ एक्सपेंड करता है।